हेलो एवरीवन, दिस इज़ पायल तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। हम जो चैप्टर अभी कंप्लीट कर चुके हैं, 7th चैप्टर, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जिसकी राइटर हैं जर्मेन ग्रियर। तो इस चैप्टर का आज हम इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ डैश। यानी ये जो हमारा चैप्टर है ये क्या है? ऑप्शन देखिए, अ स्टोरी, एन एसे, आर्टिकल या नन। नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। यानी ये जो हमारा चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये एक एसे है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्मेन ग्रियर बिलोंग्स टू डैश। यानी जर्मेन ग्रियर का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो देखिए, हम चैप्टर में पढ़े थे कि जर्मेन ग्रियर का जन्म और उनकी जो शिक्षा है वो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। तो हम करेक्ट ऑप्शन क्या देंगे? जर्मेन ग्रियर बिलोंग्स टू, करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मेन ग्रियर। यानी जितने भी ऑप्शंस हैं इसमें से जर्मेन ग्रियर के वर्क कौन सा है? तो देखिए, ऑप्शन है मैरिज एंड मॉरल्स, सन्स एंड लवर्स, द फीमेल यनक या डी में है नन। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, यानी द फीमेल यनक जर्मेन ग्रियर के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन वाज जर्मेन ग्रियर बॉर्न। यानी जर्मेन ग्रियर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1928, 1929, 1939 या 1839। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी जर्मेन ग्रियर का जन्म जो है वो 1939 में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट पे। द चेंज इज रिटन बाई डैश। यानी ये जो वर्क है द चेंज किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, जर्मेन ग्रियर या नन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी, यानी जर्मेन ग्रियर। देखिए, जब हम किसी भी चैप्टर के पहले जब वो हम राइटर का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं तो जो राइटर के कुछ वर्क्स होते हैं जो ब्लैक कलर से बोल्ड किया हुआ होता है, तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है। यानी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसमें से कोई भी वर्क उठा के कि मतलब ये किसके द्वारा रिटन है। तो देखिए, अभी जैसे हमें याद था द फीमेल यूनक, द चेंज, उसके बाद सेक्स एंड डेस्टिनी, ये सब जर्मेन ग्रियर द्वारा लिखित है। तो हम इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसे सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसीलिए वीडियो देखते वक्त उन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस पीस इज टेकन फ्रॉम डैश। यानी ये हमारा जो चैप्टर है और चाइल्ड इज बॉर्न, ये कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन देखिए, द चेंज, फीमेल यनक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी या नन। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी, यानी ये जो हमारा चैप्टर है चाइल्ड इज बॉर्न, ये सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इस स्टोरी से लिया गया, इस बुक से लिया गया है ये चैप्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जर्मेन ग्रियर एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ डैश। यानी जर्मेन ग्रियर किसकी जिंदगी की सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू के बारे में जांच करती हैं, पड़ताल करती हैं, खोज करती हैं? ऑप्शन देखिए, मेन यानी आदमी की, चिल्ड्रन यानी बच्चों की, वीमन औरतों की या ओल्ड यानी बूढ़े लोगों की। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी, क्योंकि जर्मेन ग्रियर एक फेमिनिस्ट राइटर हैं, हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जो कि सिर्फ वीमन के बारे में लिखती हैं, उनके लाइफ के बारे में लिखती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन डैश सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ आर ऑलवेज अटेंडेड। यानी कैसे समाजों में, किस समाज में कुछ खास एक्सीडेंट्स को छोड़कर, यानी कुछ स्पेशल केसेस को छोड़कर बर्थ जो है, यानी जब बच्चे का जन्म होता है वो हमेशा अटेंड किया जाता है, यानी समाज के लोग उसमें शामिल होते हैं। तो देखिए, ये कैसे सोसाइटी में होता है? मॉडर्न सोसाइटी, ट्रेडिशनल सोसाइटी,
फॉरेन सोसाइटी या नन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी हमारी जो पारंपरिक समाज है जो हमारा, इसी में ऐसा होता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसे पूरी सोसाइटी के द्वारा अटेंड किया जाता है, उसमें सभी लोग शामिल होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्फेंट एंड मदर्स डैश रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, यानी हमारे पारंपरिक समाज में इन्फेंट मतलब होता है नवजात शिशु, और माता का कौन सा दर ज़्यादा है? ऑप्शन देखिए, कैप्टिविटी, मॉर्टलिटी या नन। यहाँ देखिए, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसे पूछे तो आपको तो पता ही है कि इन्फेंट और मदर का मॉर्टलिटी यानी मृत्यु दर हाई होता है ट्रेडिशनल सोसाइटी में। तो जब आप ऑप्शन देखें तो देखिए, जैसे हम देख रहे हैं मॉरलिटी, ऑप्शन बी को देखिए, तो अगर हम जल्दीबाजी में हो तो हम इसे ही मॉर्टलिटी समझ के टिक कर देंगे, लेकिन नहीं, वहाँ पेशेंस रखना है और चारों ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको टिक करना है, अपना आंसर देना है। तो देखिए कितना ज़रा सा का फ़र्क है मॉरलिटी और मॉर्टलिटी में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? मॉर्टलिटी। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दिया कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। इन सम सोसाइटीज़ women are not accepted the member of the family until they dash to a child, यानी कुछ समाजों में औरत को तब तक फैमिली के मेंबर की तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, परिवार का सदस्य नहीं समझा जाता है, जब तक वे बच्चे को क्या नहीं करे। ऑप्शन देखिए, रियर, गिव बर्थ, टीच या नन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? गिव बर्थ, जब तक वो एक बच्चे को जन्म ना दे दे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन डैट बिटवीन डैश, यानी बहुत सारे पारंपरिक समाजों में बच्चे और माता के बीच जो रिलेशन होता है उसको किस रिलेशन से ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है? ऑप्शन देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ, होल फैमिली, सिबलिंग्स मतलब भाई बहन, फादर एंड चाइल्ड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, यानी बहुत सारे पारंपरिक समाजों में माता और बच्चे के बीच जो रिलेशन होता है उसे हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन से भी ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ व्हेन द बेबी इज़ 7 days ओल्ड डैश इज़ सेलिब्रेटेड, यानी पारंपरिक समाजों में जब बच्चा 7 दिन का होता है तो क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन देखिए, नेमिंग यानी नामकरण, बी है बर्थडे उसका जन्मदिन, फेस्टिवल या नन। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब बच्चा 7 दिन का होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, नेमिंग सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रूप थोका इन बांग्लादेश, यानी बांग्लादेश में रूप थोका का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखिए, फेरी टेल यानी परियों की कहानी, बी में है स्वीट, सी डांस या डी में है रूम कोई कमरा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी बांग्लादेश में रूप थोका का मतलब होता है फेरी टेल परियों की कहानी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन डैश सोसाइटीज़ द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज़ अ सेलिब्रेशन, यानी कौन से समाज में प्रेगनेंसी की जो पूरी बात होती है वो पूरी तरह से एक सेलिब्रेशन होती है? ऑप्शन देखिए, ट्रेडिशनल, मॉडर्न, फॉरेन या नन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रेगनेंसी की जो पूरी बात होती है वो एक सेलिब्रेशन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिलहती वुमन गो टू स्टे डैश हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिलहती वुमन मतलब प्रेग्नेंट वुमन, तो जो एक प्रेग्नेंट औरत होती है वो अपने प्रेगनेंसी के दौरान कहाँ रहने जाती है? ऑप्शन देखिए, अंकल यानी अंकल के घर, मदर माँ के घर, ग्रैनी यानी नानी के घर या सिस्टर बहन के घर। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, यानी वो अपने माँ के घर रहने जाती है अपने प्रेगनेंसी के दौरान। चलते हैं नेक्स्ट पे। विजिटिंग मदर्स हाउस इज़ वन ऑफ द डैश ऑफ प्रेगनेंसी, यानी माँ के घर जाना प्रेगनेंसी का क्या है? ठीक है, बैड लक, पनिशमेंट, रिवार्ड या अवार्ड। करेक्ट ऑप्शन है सी, यानी एक प्रेगनेंसी
के दौरान जो इनाम दिए जाते हैं एक औरत को, तो उन इनामों में से एक है कि उसे उसके माँ के घर जाने दिया जाता है। तो एक रिवार्ड होता है ये उस वुमन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ डैश that acquiring equipment and apparel for baby before the birth is bad luck। यानी बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए नए नए कपड़े या उसकी ज़रूरत की चीज़ें, देखिए इक्विपमेंट मतलब होता है ज़रूरत की चीज़ें और अपैरल मतलब होता है नए नए कपड़े, नए पोशाक। तो बच्चे के जन्म से पहले उसके लिए कोई भी उसकी यूज़ की चीज़ें, नए नए कपड़े खरीदना बैड लक होता है। ये बताइए ये क्या है? इज़ इट गुड, यानी क्या ए ऑप्शन करेक्ट होगा गुड, क्या ये अच्छा है? बी में है बैड, सी में है सुपरस्टिशन, डी में है नन। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी, यानी ये एक अंधविश्वास है कि बच्चे के जन्म से पहले हम उसकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदेंगे तो ये अपशकुन हो जाएगा, ये उसके लिए बैड लक हो जाएगा। ये एक सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। वीमन लॉस्ट देयर आइडेंटिटी अंडर हर डैश नेम एट मैरिज। यानी शादी में एक औरत जो होती है वो अपनी पहचान खो देती है किसके नाम के आगे? ऑप्शन देखिए, फादर, ब्रदर, अंकल या हस्बैंड। करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी हस्बैंड। हम सब जानते हैं कि जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपना जो पहले पूरा रहती थी मायके में, तो वो अपनी पूरी पहचान अपने पति के नाम के आगे खो देती है और जिससे शादी होती है उनकी पत्नी के नाम, उनकी पत्नी की आइडेंटिटी से ही वो हमेशा जानी जाती है और अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, वो खो देती है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, हस्बैंड। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। सो थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।